Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you all? I hope you are doing well and also hope to take care of yourselves these days. So last video lecture I will complete the sources of knowledge, unit number 3 and the psychological foundation of education. So today without wastage of time, let's start. Contribution of philosophy towards education. अमली तालीम में फ़लसफ़ा का किरदार। अमली तालीम में फ़लसफ़ा कदम कदम पर रहनुमाई का फ़िज़ा सरअंजाम देता है, नो डाउट। अमली तालीम और निज़ाम तालीम के तमाम अनासर को आपस में मजबूत, हम आहंग, एक जैसा और हमरंग बनाने में फ़लसफ़ा इंतहाई अहम किरदार अदा करता है। फ़लसफ़ा तालीम का तालीमी अमल में किरदार मंदरजा ज़ैन निकात की शक्ल में पेश किया जाता है। नंबर 1, जिस तरह फ़लसफ़ा इंसानी ज़िंदगी को मजमूई तनाज़ुर में और कुली हैसियत से देखता है, इसी तरह फ़लसफ़ा तालीम अमली तालीम पर बहैसियत मजमूई बहस करता है और कुली हैसियत से इसके तयन और इस्वार करने में मदद देता है। कुली यानी पूरी हैसियत से। नंबर 2, निज़ाम तालीम का अहम तरीन अंसर मकासद तालीम है। मकासद तालीम का तयन इस फ़लसफ़ायात और नज़रियायात की रोशनी में किया जाता है जिसे बाशरा बहैसियत क़ौम कबूल करता है। चुनांचे इन मकासद तालीम का तयन फ़लसफ़ा तालीम के बताए हुए असूलों की बुनियाद पर किया जाता है। नंबर 3, फ़लसफ़ा तालीम पूरे निज़ाम तालीम में बहैसियत रूह के जारी व सारी रहता है। नंबर 4, फ़लसफ़ा तालीम तमाम अनासर तालीम को आपस में मज़बूत, मुनज़्ज़म और मुरत्तिब बनाने में एक महवर की हैसियत रखता है। फ़लसफ़ा तालीम के बगैर ये अनासर यकजा और मरबूत नहीं रह सकते, यकजा, एक जैसे और मज़बूत नहीं रह सकते। नंबर 5, तालीम का एक अहम अंसर निसाब तालीम है। तालीमी निसाबात और दरसी कुतब की तदवीन और तश्कील मकासद तालीम पर मबनी होती है। इस तरह फ़लसफ़ा निसाब साजी के अमल में अहम से हैसियत इख्तियार कर लेता है। मवाद निसाब कॉन्टेक्ट में भी फ़लसफ़ा की वाज़ेह छाप नज़र आ जाएगी। मिसाल के तौर पर अगर कोई फ़लसफ़ा वासे गुमसगी को इल्म का मोतबर ज़रिया समझता है तो। नंबर 6, हिकमत तदरीस में निज़ाम तालीम में अहम अंसर है। निज़ाम तालीम अहम अंसर जिससे मुराद वो तमाम सरगर्मियाँ, अमली तदाबीर वसाइल हैं जिनकी मदद से मवाद निसाब तालीम तक पहुँचाया जाता है। हिकमत तदरीस में भी फ़लसफ़े का किरदार बड़ा अहम है। हिकमत तदरीस मवाद निसाब के मुताबिक होती है और इसमें फ़लसफ़ियाना नुक्ता नज़र पेश नज़र रखकर तदरीस का अंदाज़ इख्तियार करना चाहिए। क्या तालिब इल्म के सामने ज़ेर बहस मौजू के दोनों पहलू पेश कर देना काफ़ी है? नंबर 7, तालीमी अमल में तनकीद, तबसरा और ताबीर का मामला भी फ़लसफ़ा के तहत होगा। जैसा कि फ़लसफ़ा तालीम होगा, इसी अंदाज में हक़ाइक़ और तसव्वुरात की तालीम ताबीर व तशरीह की जाएगी। नंबर 8, निज़ाम तालीम तश्कील व तनकीद के साथ साथ उनमें इस्लाह और इर्तिक़ा के लिए भी फ़लसफ़ा तालीम रहनुमा का साबित होता है। अमली तालीम और निज़ाम तालीम की इस्लाह वाज़ेह मकासद व ज़रूरियात के तहत होनी चाहिए। नंबर 9, निज़ाम तालीम में इम्तहानात और जायज़ा का अमल मकासद तालीम के हसूल की रोशनी में असर अंजाम पाता है। इस जायज़ा के हसूल और बुनियादी निकात फ़लसफ़ा तालीम के हवाले से तय किए जाते हैं कि कोई निज़ाम तालीम मकासद तालीम के हसूल में किसी हद तक कामयाब है या नाकाम साबित होगा। मदरजा बाला इस बात की वज़ाहत करते हैं कि फ़लसफ़ा तालीम और फ़लसफ़ा हयात का तालीमी अमल किस हद तक अमल दखल है अमली तालीम में। नेक्स्ट, तालीम की नफ्सियाती बुनियादें, साइकोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। नफ्सियात इल्म का ऐसा शोबा है जिसमें इंसान की फितरत, रुझानात, ज़हन और इसके तर्ज़ अमल का मुताला किया जाता है। इंसान अपनी फितरत के लिहाज से बहुत पेचीदा यानी कॉम्प्लेक्स है और हर इंसान अपने तबाए, रुझानात, दिलचस्पियों, सलाहियतों और ज़रूरियात के लिहाज से दूसरे इंसानों से किसी न किसी लिहाज से मुख्तलिफ है। चुनांचे तालीमी अमल में यहाँ कदम ब कदम पर मुख्तलिफ शख्सियतों और तबाए से वास्ता पड़ता है और इल्म नफ्सियात की मदद और रहनुमाई की अशद ज़रूरत होती है। द नेक्स्ट वन इज़ तालीमी नफ्सियात यानी साइकोलॉजी एजुकेशन। ये नफ्सियात की वो शाख जो अमूमी नफ्सियात से अख़ज़ शुदा असूल व ज़वाबित का अमल तालीम में इतलाक़ करती है, तालीमी नफ्सियात कहलाती है। तालीमी अमल की कामयाबी में तालीमी नफ्सियात का किरदार बड़ा अहम है। तालीमी अमल के दौरान असातिज़ा के सामने जो मसाइल पेश आ सकते हैं उन सब के हल के लिए इल्म नफ्सियात मुनासिब और मौसर रहनुमाई फ़राहम कर सकता है। एंड नेक्स्ट, इल्म नफ्सियात और तालीम में ताल्लुक़।
اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ایک منفرد شخصیت بنا کر دنیا میں پیدا کیا۔ وہ اپنی وراثتی خصوصیات کے ساتھ ساتھ اپنے گھر، ماحول اور معاشرہ سے متاثر ہوتا ہے۔ وراثتی خصوصیات اور ماحول کے زیر اثر بچے میں ایک خاص قسم کا کردار پیدا ہوتا ہے جو اس کے ظاہری اعمال، باطنی کیفیات اور ماحول کے اثرات کے رد عمل پر مشتمل ہوتا ہے۔ تعلیم کا ایک مقصد فرد کو آئندہ زندگی میں کامیابی کے لیے تیار کرنا ہے۔ نفسیات کے ذریعے ہمیں فرد کی ذہنی صلاحیتوں کا پتہ چل سکتا ہے۔ اس طرح ہم فرد کے اس کے حالات کے مطابق تعلیم دینے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ علم نفسیات کی مدد سے استاد کو اس بات کا علم ہو جاتا ہے کہ عمل تدریس میں کسی خاص مقصد تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے کن نفسیاتی پہلوؤں کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔ تعلیم کی نفسیاتی اساس کے اہم نکات مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، لہٰذا انسان کے لیے مرغوب اور پسندیدہ علم وہی ہے جو فطرت کے نظام سے متعلق ہو۔ تعلیمی نفسیات ان دونوں کو پروان چڑھانے میں مدد دیتی ہے۔ نمبر 2، تعلیمی نفسیات کا اصل نصب العین انسان کی ایسی ہمہ پہلو نشوونما ہے جس میں جسمانی، ذہنی، جذباتی صلاحیتیں شامل ہیں۔ تعلیمی نفسیات کا اصل کام یہ ہے کہ وہ انسان کی اس انداز سے تربیت کرے کہ انسان کو بالآخر رضائے الہی کے تابع ہو جائے۔ تعلیمی نفسیات نمبر 3، تعلیمی نفسیات کے حوالے سے ایک استاد کو بچے کی فطری جبلتوں اور صلاحیتوں کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ فطرت انسانی کا جبلی تقاضا یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو اپنا نصب العین قرار دے۔ نمبر 4، ہر انسان فطرتاً آزاد پیدا ہوتا ہے، اس لیے عمل تعلیم اور ہم نصابی سرگرمیوں میں اس پر کسی قسم کی بے جا پابندی عائد کرنا درست نہیں۔ نمبر 5، افراد میں اور خصوصاً زیر تعلیم بچوں کی استعداد اور میلان طبع کے اختلاف کو تسلیم کر کے نصابی تعلیم اور طریقے تدریس میں ضروری علمی مواد ذہنی اور لسانی صلاحیتوں کے مطابق شامل کرنے میں علم نفسیات رہنمائی کرتا ہے۔ نمبر 6، انسان اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کا نائب اور خلیفہ ہے۔ انسانی زندگی کا نصب العین معرفت الہی اور اطاعت الہی ہے۔ نمبر 7، عمل تعلیم کا ایک اہم جز تعلم یا آموزش ہے۔ تمام تعلیمی سرگرمیوں میں بچے کی نشوونما اور عمل تعلیم کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ عمل تعلیم کے اہم نکات مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، بچوں کی نشوونما کے مراحل۔ نمبر 2، عمر کے مختلف مدارج میں بچے کے رویے۔ نمبر 3، بچوں کی دلچسپیاں، رجحانات اور ضروریات۔ اگر نظام تعلیم اور عمل تعلیم میں بچوں کے مختلف جائز انفرادی اور اجتماعی ضرورتوں کا خیال نہ رکھا جائے تو تعلیمی عمل اور نظام تعلیم غیر متوازن اور ناکام ثابت ہوگا۔ نمبر 8، علم نفسیات ہر انسان کے اندر موجود نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ کے تقاضوں کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ تعلیم و تربیت کے عمل میں نفس امارہ یعنی نفسانی اغراض اور خواہشات کی پرستی سے بچنے اور نفس لوامہ کے ذریعے مباحثہ کا عمل جاری رہتا ہے اور بالآخر انسانی نفس مطمئنہ کے ذریعے احسان اور تقویٰ کے مقام کو حاصل کر سکتا ہے۔ اینڈ دی نیکسٹ ون، تعلیم میں نفسیات کا کردار، کنٹریبیوشن آف سائیکالوجی ٹورڈز ایجوکیشن۔ نفسیات کا موضوع بچوں کے ذہن، کردار، رویہ جات اور رجحانات کا مطالعہ ہے۔ یہ تدریسی عمل کو مؤثر بنانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ مندرجہ ذیل نکات سے تعلیمی نفسیات کا کردار واضح طور پر سمجھنے میں مدد مل سکتی ہے۔ نمبر 1، تعلیمی نفسیات کی مدد سے بچوں کی نشوونما کا مطالعہ استاد کو ایسے اصولوں سے آگاہ کرتا ہے جس پر عمل کر کے تعلم کا عمل مؤثر اور آسان بنایا جا سکتا ہے۔ نمبر 2، تعلیمی عمل کو بہتر طور پر سمجھا جا سکتا ہے اور بچوں کی ذہنی سطح، کردار، جذبات اور رجحانات کو پیش نظر رکھ کر اس عمل کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ نمبر 3، بچوں کے انفرادی اختلافات اور ان کے مسائل سے آگاہی حاصل کر کے تدریسی عمل کو زیادہ مؤثر، دلچسپ، دیر پا یعنی زیادہ دیر تک رہنے والا اور بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ نمبر 4، عمر کے مختلف مدارج میں بچوں کی جسمانی، ذہنی اور جذباتی صلاحیتوں کا فہم حاصل کر کے مولانا اپنی طریقے تدریس کو بہتر بنا سکتا ہے۔ نمبر 5، مدارس میں نظم و نسق کے مسائل، تدریسی مشکلات، جماعتی تنظیم، معاشرتی اور معاشی تفاوت اور طلباء کی معاشرتی نشوونما کے مسائل کا حل تلاش کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 6، بچے کے کردار کو سمجھنے اور مستقبل میں اس کی کامیابی کے لیے مفید پیشن گوئی ہو سکتی ہے۔ ایسا سائنسی مطالعہ طلباء کے ذاتی اور گروہی مسائل کے حل میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ نمبر 7، استثنائی بچوں یعنی اسپیشل چلڈرن کے انفرادی مسائل کا مطالعہ کر کے ان کے مسائل کو حل کرنے میں مدد ملتی ہے تاکہ ایسے بچوں کے لیے تعلیمی عمل کامیابی سے ہمکنار ہو سکے۔
नंबर 8 तालुम को समझने, इस पर पुरअसर अंदाज होने वाले अवामिल को जानने और तालुम के मुहर्रकात में हायल रुकावटों पर काबू पाया जा सकता है। नंबर 9 बच्चों की दिलचस्पियों का मुतालिया किया जा सकता है और इसके मुतालिया के लिए महारत और तरीके वज़ा किए जाते हैं। इस तरह तालीमी नफ्सियात की मदद से मुतअल्लिम के लिए मवालियाती मवाद की साइंसी बुनियादों पर इंतखाब और तैयारी के लिए के अमल को मुफीद और मौसर बनाया जा सकता है। नंबर 10 तालीमी नफ्सियात मजमूई तौर पर अमल तलीम के मौसर बनाने, मकासद तलीम के हसूल में कामयाबी, अमल तलीम की राह में हायल दुश्वारियों पर काबू पाने, नीज़ मतवस्त और पीछे रह जाने वाले बच्चों की इल्मी इस्तिदाद को बढ़ाने में मददगार साबित होती है। एंड नेक्स्ट तालीम की मुआशरती बुनियादें। सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। मुआशरा तलीम जब इंसान का कोई ग्रोह शौरी तौर पर मुश्तरका मकासद के तहत मिलजुल कर ज़िंदगी बसर करे तो एक इंसानी मुआशरा वजूद में आता है, गोया अफराद के बाहमी मिलाद से तश्कील पाता है। अल्लाह ताला ने इंसान को मुआशरत पसंद बनाया है, यानी इन्हें आपस में मिलजुल कर रहने की ख्वाहिश वदीयत की है। जब एक बच्चा जब इस दुनिया में आता है तो ये दुनिया के लिए अजनबी होती है, ये दुनिया उसके लिए अजनबी होती है। आहिस्ता आहिस्ता वो अपने माहौल से मानूस हो जाता है, यानी सीख जाता है। अपने इर्द गिर्द के माहौल से मुतासिर होकर वो ऐसी हरकतों और अमाल करता है जिनका वो अपने माहौल में मुशाहिदा करता है। इस तरह वो मुआशरे का रुकन बन जाता है। बच्चे की अवलीन दरसगाह उसके घर का माहौल होता है। घर के माहौल से मुतासिर होकर मुसलसल एक तालीमी अमल से गुजरता रहता है। इस तरह बच्चे का माहौल माशरती पहलू इसकी तालीम के लिए एहसास का काम कर देता है। कहा जाता है कि बच्चे की अवलीन दरसगाह माँ की गोद होती है और बच्चे के लिए अवलीन मौलम इसके वालिदैन होते हैं। बच्चा फितरी तौर पर अपने माहौल से मुतासर होकर इन तमाम चीज़ों को अपनाने की कोशिश करता है जो दीगर अफराद खाना उसके सामने करते हैं। अफराद खाना बच्चे की इब्तदाई बातों की तलकीन करते हैं, मसलन अल्लाह ताला को मानना, बड़ों की इज्जत करना, बुरी बातों से बचना, दूसरों को सलाम करना, सच बोलना और झूठ से बचना वगैरह ऐसी बातें हैं जिनकी बुनियाद पर घर के माहौल से बच्चा तालीम और तरबियत पाता है। नेक्स्ट सोसाइटी एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। मुआशरा और तालीमी अदारा। अमल तालीम किसी मुआशरे में ही में मुमकिन है। किसी भी मुआशरे में निज़ाम तालीम का दारोमदार मुआशरे की इक़्तिसादी, सियासी, मजहबी और तहज़ीबी इक़दाम ज़रूरियात पर है। इन इक़्तिदार ज़रूरियात से निज़ाम तालीम तश्कील होती है और इन्हीं से मकासद तालीम और निज़ाम तालीम के अनासर का तयन होता है। तालीम ही से किसी फ़र्द के मुआशरती मनसब का तयन होता है। तालीम और मुआशरे का बाहमी ताल्लुक़ बहुत गहरा है। इनमें हम आहंगी का पाया जाना ज़रूरी है, इसलिए इसी से अच्छे नताइज में हासिल किए जा सकते हैं। दुनिया की बदलती हुई ज़रूरियात को पूरा करने के लिए हमने तालीम में मुसलसल और सोची समझी तब्दीलियाँ ज़रूरी हैं ताकि तालीम बदलते हुए इस वक्त के तकाज़ों का साथ दे सके और बेहतर से बेहतर मुस्तक़बिल तक पहुँचने की जस्तजू और जद्दोजहद का ये अमल जारी और सारी रहना चाहिए। Is this have any question, any word issue? Write in your comment. Take care of yourself. Allah Hafiz.